जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट साइफ़र केस की समाअत है अडयाला जेल के अंदर, जो बिल्कुल हमारे जो खदशात जिनका इज़हार मैं पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा था आपके सामने, बिल्कुल उसके मुताबिक ही हुआ कि मिलिट्री जनता जो है, रावलपिंडी की जो फ़ौजी सरकार है, वो बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा नज़र आ रही थी काफ़ी दिनों से कि साइफ़र केस के मामलात को आगे लेकर कैसे चलना है। तो उसी तरह से हुआ। ये साइफर केस और इसके हवाले से इसके अलावा जो चंद अहम तरीन आज की डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है, उन पे मैं मुख्तसरन आपको दो दो तीन तीन फिक्रों में बताता हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का मौजू जो है वो आपसे बड़ी अहम और चीज़ें डिस्कस करनी है। काजी फायज ईसा साहब ने जो जवाब दिया है, जो इमरान खान साहब का उनको मोहब्बतनामा मिला था, तो उसके जवाब में जो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है या जवाब दिया है, उस हवाले से चंद बहुत ही अहम हकाइक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजूए गुफ्तगू पर आएँ, मैं जो आज के दिन की बहुत ही अहम डेवलपमेंट हैं, उन पे ज़रूर बात करूँगा। मेरे दोस्तों का इसरार है कि जब भी वीलॉग देखा जाता है, आप अपने किसी भी अहम मौजू पे बात करें, ज़रूर करें, हम वो देखते हैं, दिलचस्पी से देखते हैं। लेकिन अगर कुछ और ना देखें तो फिर जो उस दिन की अहम अपडेट्स होती हैं, वो रह जाती हैं। जो अहम तरीन खबर आप समझ रहे हो, यानी मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि ये अहम तरीन खबर है, लोगों को इसका जानना ज़रूरी है, इस खबर को लेके आगे अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी, उनका मैं ज़रूर ज़िक्र कर दिया करूँ। तो मैं अपना जो ज़ाती तौर पे जो वीलॉग करता हूँ, तो उसमें मैं इस चीज़ का ख़्याल रखूँगा आइंदा से, कि आपको अपडेट ज़रूर कर दूँ, क्योंकि मैं पहले से बात करता रहा हूँ साइफ़र केस के हवाले से, और मैं आपको बताता रहा हूँ कि फ़ौजी जनता और जो पीछे हमारा पीडीएम का गवर्नमेंट था, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, तो वो किसी भी हवाले से कोई करप्शन का केस जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नहीं ला सके। अगर ले आते तो बहुत अच्छी बात थी। और जब मैं ये कहता हूँ कि नहीं ला सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नारा मार रहा हूँ कि कोई केस है ही नहीं। हो सकता है हो, मेरा काम तो रिपोर्ट करना है ना आपके सामने। तो अगर केस है तो ले आएँ, रिपोर्ट करें, लोगों को पता लगे। ठीक है ना? तो केस किसी तरह का नहीं ला सके। जो दो मामलात सामने रखे, एक तोशाखाना के हवाले से और एक अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बातें थी। तोशाखाना के हवाले से सारा पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया जा चुका है कि किस तरीके से तोशाखाना की एक लूट मार जो है पाकिस्तान में की गई, और किस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसको रोका। और अलकादर ट्रस्ट के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे जा चुके हैं, कुछ हक़ाइक़ बहुत जल्द आपके सामने आने को हैं। ये दोनों मज़ाक़-खेज़ इल्ज़ामात थे। इसमें किसी तरह का कोई करप्शन या कोई पैसे लेना या कोई जायदादें बनाना या कोई लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदना या कोई सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, स्टील मिलें लगाना, ऐसी कोई भी चीज़ उसके अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं है। बात साइफर केस के हवाले से कि आज क्या डेवलपमेंट हुई और हम किन खदशात का इजहार कर रहे थे, वो खदशात यही थे कि साइफर केस का सहारा लेने का फैसला किया गया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के लिए। अब वो जो सहारा ले लिया गया है, तो अब उसमें कोई थोड़ी बहुत दुनिया को दिखाने के लिए कोई कार्रवाई डालना ज़रूरी है। अब वो कार्रवाई किस तरह से डालनी है, ये उनको समझ नहीं आ रही। कोई भी केस पूरी दुनिया में जो बुनियादी एक तकाज़ा है कि वो जो ट्रायल होता है केस का, वो एक ओपन ट्रायल हो, ताकि लोगों के सामने हो, ताकि इंसाफ हो नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। सफदर इंसाफ का ढकोसला और जो ड्रामेबाजी पाकिस्तान में होती है, वो सबको पता है। लेकिन फिर भी दिखाने के लिए थोड़ा बहुत चंद सहाफ़ियों को बिठा दिया, चंद पब्लिक में से कोई लोग आना चाहें, जिसका बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो कि इन लोगों ने अप्लाई किया, ये लोग आना चाहते थे, ये पहले आए, ये बाद में आए, और फिर जो पहले आने वाले चंद लोग थे, जितनी सीट्स अवेलेबल थी, उनको इजाज़त दी गई। तो वो तो हमेशा पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से किया जाता। साइफ़र वाले केस में हम मुसलसल, मैं जो हूँ वो इस हवाले से लोगों की तवज्जो दिला रहा था कि अब साइफ़र केस का बहाना तो बना लिया गया, करप्शन का कोई केस नहीं मिला, तो अब कौमी सलामती और ये नाम नहाद सिक्रेसी के लॉज के तहत इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने का फ़ैसला और चंद माह ज़रा जेल में रखने का फ़ैसला था कि जब अपनी मर्ज़ी का सेटअप आ जाए तो फिर आगे जो हो सो हो। तो अब उसमें जो वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से इसको एक लेजिटिमेसी दी जा सके, किसी भी तरीके से साइफर वाले मामले को, तो उसके लिए उन्होंने पहले जेल के अंदर ड्रामा करते रहे, उसको ख़त्म करना पड़ा। जब वो ड्रामा मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गया, फिर कहा जी ओपन ट्रायल होगा, मीडिया को और आम लोगों को आने की इजाज़त होगी। आम लोगों की हद तक मेरे दोस्त यकीनन समझते होंगे
मेरे सुनने और देखने वाले कि सब लोगों को आने की इजाज़त देना मुश्किल होता है। कोर्ट रूम के अंदर एक महदूद तादाद होती है नशिस्तों की, लेकिन मीडिया को आप कभी भी नहीं रोक सकते। और मीडिया ये अगर आपने ड्रामा करना हो, आप बददियानत हों, बदनीयत हों, आपने झूठ बोलना हो, लोगों को गुमराह करना हो, फिर आप कहते हैं जी मीडिया वाले इतने आ जाते हैं, कैसे करें? मीडिया वाले इतने नहीं होते। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी कि जो वेल सर्कुलेटेड अखबारात हैं या जो टीवी चैनल हैं, कितने हैं? 25-30 टीवी चैनल हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर सब न्यूज़ चैनल का एक एक नुमाइंदा आ जाए तो टोटल जो 40-50 लोग बनेंगे। और इतना मीडिया हर जगह पे दुनिया भर में मौजूद होता है, और किसी भी कोर्ट रूम के अंदर इतने मीडिया के आ जाने में, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो लोग एक प्रॉपर किसी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, किसी एक प्रॉपर अदारे को, रजिस्टर्ड अदारे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनके आने के लिए हमें मसाइल हैं। तो फिर भी मतलब आप देखें कि 40-50 लोगों का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप लाज़मी तौर पे कर सकते हैं, और किया जाना चाहिए। जो लोग रेगुलरली कवर करते हैं, अब साकिब बशीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वो बता रहे हैं कि हम खड़े हैं अडयाला जेल के बाहर और हमें बाहर अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। इतना बदतरीन जो रोल है हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, ये तो मार्शलों के दौर में नहीं होता, वो भी कार्रवाई डालने के लिए थोड़ी बहुत जो है वो मीडिया को एक्सेस दे देते हैं। लेकिन एक खौफ तारी था, और मैं इस खौफ के हवाले से मुसलसल हकाइक जो है वो अपने देखने वालों के सामने रख रहा था कि ये बड़ा अहम होगा कि अदालतों को एक पैगाम रसानी तो कर दी गई है कि आप अब ओपन ट्रायल का ऑर्डर कर दें, जेल के अंदर करें। बाहर तो हम नहीं जाने देंगे इमरान खान को, लेकिन जेल के अंदर ही कर दें तो हम मीडिया को मैनेज कर लेंगे। अब इस तरह की पैगाम रसानी थी, मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था, और फिर साहब ज़रा उसके मुताबिक हुआ और जेल ट्रायल हो गया। तो लेकिन मैंने कहा था अगर ये मीडिया को जाने भी देंगे तो मोबाइल लेके नहीं जाने देंगे, क्योंकि खौफज़दा हैं कि कोई कम्युनिकेशन जो है वो बाहर ना आ जाए किसी सहाफ़ी की इमरान खान से। अब इस हवाले से ये जो मेरा था तासुर या गुमान या वहम जो था, इसको मैंने वहम के तौर पे ही रिपोर्ट किया, मैंने खबर के तौर पे रिपोर्ट नहीं किया। कि मुझे लग रहा है कि फ़ौज ने आईएसआई के ज़रिए जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात मैं कर रहा था, उनको ये कह तो दिया है कि अब आप जो है वो इसको अलाउ करवा दें जो है ओपन ट्रायल को साइफर केस के अंदर, लेकिन आप आगे हम मैनेज कर लेंगे। तो ये मैनेज करने से मुराद इनकी ये है कि ये कैमरे वगैरह नहीं लेके जाने देंगे, ये सहाफ़ियों को मोबाइल लेके नहीं जाने देंगे अंदर। ये मेरा वहम था। तो खबर भी मैंने दी और अपना वहम भी बताया। लेकिन हुआ क्या, आज के दिन की जो सूरत हाल का हमें पता लगा अडयाला जेल से, वो तो ये पता चला कि उन्होंने किसी सहाफ़ी को आने नहीं दिया जब केस स्टार्ट हो गया, प्रोसीडिंग जब इमरान खान की केस की चल रही थी। तो जब इमरान खान के वकला की तरफ से और जज की तरफ से भी इस चीज़ को किया गया, तो फिर उन्होंने 3 मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों को, मैं बिल्कुल भी सहाफ़ियों पे कमेंट नहीं करूँगा कि सिलेक्टेड सहाफ़ियों को बुलाया गया ये वो, लेकिन जो मीडिया के इदारे जो थे वो साफ ज़ाहिर है वो वही थे जो कि कंट्रोल्ड हैं, मतलब है कि समा, दुनिया या वही वगैरह। तो इस तरह से इन इन चैनल के लोगों को, 3 लोगों को अंदर ले जाया गया, उनको बात करने का मौका भी मिला, लेकिन मेरी इत्तलाहात के मुताबिक जेल हुकाम ने आके इमरान खान को मना कर दिया कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। इस बात की तस्दीक जो है वो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो करेंगे। और अब ये साफ ज़ाहिर है कि खौफ का आलम था कि उन्होंने क्यों उनको मना किया, वजह क्या थी। जब नवाज शरीफ साहब इन केसेस का सामना कर रहे थे जो उनके खिलाफ बनाए गए, जिनमें फिर भी कोई ना कोई कंटेंट था, चाहे वो गलत तरीके से बनाए गए, उनकी कोई बुनियाद, लीगल तरीका जो इख्तियार किया गया वो इतना बेबुनियाद था कि उन्होंने एक दिन ख़त्म हो ही जाना था उन केसेस ने, और किया भी यही जाता है। ये भी मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, केसेस बनाए ऐसे जाते हैं जब दिल करे ख़त्म कर दें, क्योंकि जब फैसला लेना होता है वो तो अपनी मर्जी का जज की कनपट्टी पे रख के ले लिया जाता है। तो इमरान खान के मामले में तो वो मीडिया, पहले तो पूरी पूरी प्रेस टॉक्स होती थी अदालतों के बाहर, अदालतों से निकल के पूरा मीडिया खड़ा है और अपना ही एक बयानिया वो इनकलाबी बयानिया नाम निहाद वो दिया करते थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दूसरे अफराद उनके आसपास। लेकिन अभी तो इतना खौफ है, इतना खौफ है दुनिया की नंबर 1 फौज और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को, कि वो एक तस्वीर बाहर आने तक और एक फिक्रा बाहर आने तक जो है वो खौफजदा है। तो ये वो वाली चीज़ थी जिसका मैं पहले भी इज़हार करता रहा। इसी तरीके से दूसरी अहम खबर जो है वो पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो स्पीकर नेशनल असम्बली थे असद कैसर, जो कि गिरफ्तार थे, आज उनकी ज़मानत हुई। और एज़ इट इज़, जैसा कि बाकी तमाम केसेस में, बीसियों केसेस में होता चला आया, कि ज़मानत के बाद उनको एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ये इलेक्शन चंद हफ्तों बाद इलेक्शन होने जा रहा है इस मुल्क में। ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है, और ये हैं हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जिनके बारे में हम आगे चल के अभी बात करते हैं।
ये दूसरी अहम खबर थी। तीसरी अहम खबर हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के हवाले से सियासी जो पॉलिटिकल सरगर्मी चल रही है उस हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, वो आपने देख लिया कि वो वकील हैं गौहर साहब, वो चेयरमैन मुंतखब हुए। ये खबर आप सुन चुके हैं, इस पर मैं कोई तफसील में नहीं जाऊँगा। सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि उसके बाद जो अकबर एस बाबर हैं, जो किसी दौर में पीटीआई के रुकन थे, और उनकी जो एफिलेशन थी उसकी वजह भी ये थी कि वो थोड़ा बहुत कोई अकाउंट्स का मामला जानते थे। तो साधारण है, कोई भी आप सेटअप चला रहे हो तो एक बंदा अकाउंट्स का जो है वो लाजमी तौर पे आपका हिस्सा होता है। और पाकिस्तान में थोड़ा सा एक शहाना रवैये और शहाना मजाज हमारे तमाम लोगों में पाए जाते हैं। आम लोगों में, मिडिल क्लास के लोगों के अंदर भी जो फाइनेंशियल मामला हैं उनको चलाने के हवाले से चंद चीज़ें जो लॉ में रिक्वायर्ड है उनको उस तरह से हम फॉलो नहीं करते, जो कि करना चाहिए। लेकिन अब ये चूंकि अकाउंट्स में रहे थे अकबर एस बाबर, तो इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता था, कवानीन और रूल्स के हवाले से, कि ये वाली जो चीज़ें हुई हैं पैसे लेने या उनको खर्च करने के हवाले से, यहाँ पे इन इन रूल्स को वायलेट किया गया, ये इनको पता था, जो कि किसी भी कंपनी या किसी भी इदारे के अकाउंटेंट को पता होता है। अब बात ये है कि, और ये भी नहीं होना चाहिए, आपको मतलब साधारण बुक कीपिंग का एक प्रॉपर जो तरीकाकार है उसको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हैविंग मतलब है कि टेलिंग यू द ट्रुथ, कि ये दुनिया भर के अंदर ऐसा होता है कि आप कोई किसी जगह पे किसी रूल को या किसी चीज़ को उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे होते, और उसको फिर आपको जो भी तरीकाकार, मुरवजा तरीकाकार जो होता है उसके मुताबिक आपको वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। बाद जगह पे गलती हो तो आपको फाइन देना पड़ता है या जो भी चीज़ हो। लेकिन उसमें एक आंसर होता है चोरी का, चोरी चकारी का, कि कोई आपने पैसा खा लिया, आपने कोई फंडिंग जो है वो उड़ा ली, आप खा गए। अब ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जो उन्होंने पॉइंट आउट की अकबर एस बाबर साहब ने, और वो चूंकि पार्टी से निकल गए, वहां से उनको खुदाफिज कह दिया गया, बातों की वजह से जो भी इख्तलाफ हुआ होगा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाता। लेकिन वो वहां से जब निकल गए तो उन्होंने एक केस चलाया, वो केस चलता रहा, आप भी उस केस को देखते रहे, उसकी प्रोसीडिंग्स देखते रहे। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने उसको ऊपर फैसला दे दिया कि जी यहाँ बात ये है कि क्या कोई ऐसा इल्ज़ाम है अकबर एस बाबर साहब के पास? जैसे सवाल है कि ये वाला, कि जी इमरान खान ने इतना पैसा निकाल लिया, इतना पैसा निकाल के जाके उन्होंने लंदन में मेफेयर के अपार्टमेंट खरीद लिए। क्या अकबर एस बाबर साहब ने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने 1 अरब रुपया निकाला? हालांकि दूसरी तरफ से इल्ज़ाम हुकूमतों का पैसा निकालने का है। ये तो इमरान खान के नाम के ऊपर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को या उनके मंसूबों को डोनेशन या फंडिंग लोग दे रहे हैं, उनके नाम के ऊपर दे रहे हैं। उसके ऊपर भी वो जवाबदेह हैं, बिल्कुल जवाबदेह हैं, कोई नहीं कह रहा जवाबदेह नहीं है। लेकिन जो भी वो मामला था, जो भी इल्ज़ामात थे अकबर एस बाबर के हवाले से, क्या उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक इल्ज़ाम था कि इतने करोड़ों रुपए निकाल के इमरान खान ने जाके सऊदी अरब में स्टील मिल लगा ली? क्या था? अगर हो सकता हो, मतलब मैं 100% हर चीज़ का आलम और हाफिज तो नहीं हूँ, तो इसमें मेरी तसीह हो सकती है। लेकिन जो अकाउंटिंग के मामलात में कोई ऊंच नीच हो गई और बाद में एडजस्ट हो गई, और फिर उसको बुनियाद बना के एक फैसला लेने की कोशिश की गई एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, बादू मरोड़ के इलेक्शन कमीशन का नाम निहाद उसमें वो चीज़ें की गई जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, मज़हका खेज चीज़ें हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते रहे, बोलते रहे हमेशा से अकबर एस बाबर। तो मैं आज उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब वो पार्टी चेयरमैन वाली बात हुई तो उसके बाद अकबर एस बाबर कहते हैं नहीं मैंने भी इलेक्शन लड़ना था तो मैं इलेक्शन लड़ने गया और ये वो। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के बाद न्यूज़ चैनल पे जो बायस में जो फौजियों का टूल बनने में अपना सानी नहीं रखते, वो मुसलसल अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ एक अर्ज करके मैं अगली खबर पे चलता हूँ और फिर अपने मौजू पे आके बात को ख़त्म करता हूँ कि आप ये देख लें कि आप फ़र्ज़ करें, एज्यूम करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि खबर के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानी मीडिया के लोग किस हद तक बददियानत हैं, पाकिस्तान में सहाफत किस हद तक गिर चुकी है, सहाफ़ियों का मेयार और बददियानती किस अरूज पे है। सिर्फ मिसाल सुन लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पीटीआई के अंदर इलेक्शन होने हैं चेयरमैन के। फर्ज करें इमरान खान भी बाहर हैं, फर्ज करें शाह महमूद कुरैशी भी बाहर हैं। शाह महमूद कुरैशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस तरह के एक इलेक्शन के बाद, जिसमें फर्ज करें इमरान खान जो है चेयरमैन मुंतखब हो गए, और वो कहते हैं कि जी मैंने इलेक्शन के लिए कागज जमा करवाए चेयरमैन बनने के लिए और मेरे कागज नहीं माने गए या तस्लीम नहीं किए गए। तो मेरे दोस्तों ये खबर है, अगर शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फर्ज करें, अगर फर्ज करें कि शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें,
अगर फर्ज करें कोई भी सा असद कैसर जो है वो कहें जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना था चेयरमैन का, तो मेरे वो कागज ही नहीं हुए, तो ये खबर बनेगी, ये खबर है कि पीटीआई का एक रहनुमा जो पीटीआई का हिस्सा है, बकायदा पार्ट है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहा था, उसको नहीं लेने दिया गया। बददियानती का आलम देखे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का। और मैं अभी आपको मुसलसल बताया करूंगा कि किस तरीके से फेक न्यूज क्रिएट की जाती है और फेक न्यूज फैलाई जाती है, फेक न्यूज पेडलर्स का काम करते हैं, बाज दो तीन है सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस। अब उन्होंने इस चीज को एक नए लेवल पे लेके चले गए हैं, झूठ फैलाने के मिशन को। तो आप देखें अकबर एस बाबर का क्या तल्लुक, वो तो नॉन अपोनेंट है पीटीआई के, एज अ पार्टी नॉन अपोनेंट, उनका पार्टी से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि जी मेरे कागज नहीं जमा किए गए तो मेरे वो कर दिया। मतलब ये कोई मजाक हो रहा है, ये आप नेशनल टेलीविजन पे खबर चला रहे हैं। उसके बाद वो सारे जो हर कारे भर्ती किए होते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े सीनियर हैं, अहमद बिलाल महबूब, जो पिल डैट नाम की एक वैसे बड़ी क्रेडिबल वो किसी दौर में काम करते थे, तो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो हर जगह पे आकर नून लीग वाला बयान दागने के लिए बैठे होते हैं। तो वो मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट के, उसके ऊपर उनका बयान चल रहा है कि जी ये इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है पीटीआई का। तो वो बंदे तैयार बैठे होते हैं, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ वेबसाइट भी तैयार बैठी होती हैं, वो बयान चला रही होती हैं, पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक फेक न्यूज़ क्रिएट करके उसको फिर प्रोपेगेट किया जा रहा होता है। आखिरी खबर एक आपके सामने पेश करता हूँ और फिर मौजू पे आते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दानियाल अजीज़ हैं, उन्होंने एक बयान दिया मोहतरम एहसन इकबाल साहब के हवाले से। मोहतरम एहसन इकबाल साहब हमारे लिए, उन्होंने कहा कि जो बदतरीन महंगाई हुई उसके एक जिम्मेदार प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो एक कमेटी वगैरह बनी पीडीएम के दौरे हुकूमत में, उसमें एहसन इकबाल थे, तो वो भी जिम्मेदार बनते हैं इस चीज़ के। अब आप किसी भी हवाले से देखिए, फिर एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ भी आया, वो भी आपके सामने पेश कर दूं कि एक बच्चा जो होगा स्कूल जाता हुआ, वो भी ये समझेगा कि एक मनसूबाबंदी के वजीर, वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे एहसन इकबाल, तो उसका क्या तल्लुक हो सकता है इस सारी बात से, महंगाई वगैरह की बात से। बात ये है, पहली बात तो ये है एहसन साहब, आप हमें ये बता भी देते कि हम तो इमरान खान की हर चीज़ के ऊपर तनकीद करते रहे जब वो हुकूमत में थे, जो हमारा फ़र्ज़ बनता था। जहाँ पे भी हमें कोताही खामी नजर आती थी उसकी निशानदेही कर देते थे। मेरी बात ये है, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आप जिम्मेदार नहीं थे तो कौन थे? क्योंकि आपके आते ही 3-4 माह के अंदर पाकिस्तान में हर चीज की कीमत को आग लग गई। मतलब हद होती है कि एक चीज 50-60 रुपए की हो, वो 65-70 की हो जाए, कोई बात नहीं, वो 60 वाली चीज 120 की नहीं 180 की हो गई। मतलब इतना बड़ा इजाफा 200-300%, ये किस तरह से हो गया? आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का, लोगों का जीना दो भर कर दिया, क्यामत बर्पा कर दिया आपने 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर। और आपसे बात करें तो आपने एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है जी, इमरान खान की हुकूमत में ये हो रहा था, इमरान खान की हुकूमत में ये हो रहा था, तो वो उन्होंने ये पॉलिसी ऐसे बनाई थी, ऐसे बनाई थी। भाई उनके दौर में चाहे वो सब्सिडीज दे रहे थे, वो जो भी कर रहे थे, एक मार्केट के अंदर जो बेसिक एक कमोडिटी है, बेसिक आम बंदे के ऊपर उसका असर पड़ता है, पेट्रोल की कीमत से लेके तकरीबन तमाम चीजों की कीमतों के ऊपर एक कंट्रोल था। हालांकि वो कीमतें भी ज्यादा थी इमरान खान के दौर के अंदर, हम ये भी कहते थे कि ये कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन आपने तो क्यामत बर्पा कर दी, आग लगा दी। और आप हमें कम से कम बताएं तो सही। और अगर हमारे भाई दानियाल अजीज ने सिर्फ इतना कह दिया, मेरा भी इख्तलाफ होगा दानियाल अजीज साहब से, दानियाल अजीज साहब का भी 100% इख्तलाफ होगा, जो बातें मैं करता हूँ, जो मैं तनकीद करता हूँ, वो समझते होंगे ये गलत हैं या सही हैं, वो उनका नुक्ता। लेकिन ये जो बात दानियाल अजीज ने की है, आप वाकई उस मैकेनिज्म से अटैच थे, बेशक आप प्लानिंग के मिनिस्टर से, आपकी जिम्मेदारी बनती है, या आप उस पूरे डिस्पेंसेशन का हिस्सा थे, तो आपके ऊपर तनकीद क्यों नहीं की जा सकती? आप आसमान से उतरे हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी हो गया, हद है, ये डेमोक्रेसी होती है इस हद तक। खैर नाज़रीन, मैं बात ख़त्म करता हूँ। मैं आज के ज़रा ख़बर के ऊपर कोशिश किया करूँगा आइंदा से कि मुख्तसर बात करूँ, जो भी हम 3-4 ख़बरें पेश करनी होती हैं, लेकिन जो मौजू है उस पर ज़्यादा बात हो सके। आज मौजू पे ज़रा कम बात होगी। और जो काजी फाइज ईसा को ख़त लिखा है इमरान खान ने, जो जुल्म ज़्यादतियाँ जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उनकी पार्टी के साथ, किस तरीके से पूरी पार्टी को एलिमिनेट करने, जड़ से उखाड़ फेंकने की एक कोशिश हम सब लोग देख रहे हैं,
तो काजी फाइज ईसा साहब के सामने हो रहा है, उनकी अदलिया जमानत देती है और दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, दूसरे में, तीसरे में, वो एक सिलसिला कड़ी चल निकलती है। पीटीआई की खवातीन जो कानून के किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत जेल में कैद में नहीं रखी जा सकती, उनको आइन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अभी तक वो जेलों में धक्के खा रही हैं। इलेक्शन पूरे प्रोसेस से बाहर है, कहीं पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करें पुलिस रेड करती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो इसके ऊपर खत लिखा, आगे से काजी फायज ईसा साहब का एक बड़ा सियासी जवाब आया। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी बयान दे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट का जवाब दे, उस तरीके से जवाब दे रहे हैं काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको सिर्फ इंसाफ करने के लिए कहा गया है। और वो जवाब का क्रक्स ये है कि जी चीफ जो पीटीआई के वकला हैं फलां केस में पेश हो रहे हैं, फलां में पेश हो रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये क्रक्स है जवाब का, ये फिक्रा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ दो गुजारिशात पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूं, कंक्लूड करता हूं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो आईएसआई का फार्मूला है, ये उसके तहत ये बात कही गई है कि ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। आपको काजी फायज ईसा साहब ब्लैकमेल तब किया जाएगा जब आपके सामने इमरान खान का एक केस लगा हो और मैं कहूं कोई और सहाफी के, यही सहाफी जो दिन रात आपकी तारीफें करते हैं कि जितनी गाड़ियां हो गई और ये हो गया और वो हो गया और आप आसमान से उतरे और आपकी नई तस्वीर आ गई। कोई भी सहाफी अगर आपसे कहे कि इमरान खान को रिलीफ दे दें, इस केस के अंदर रिलीफ दे दें, ये आपको ब्लैक, अगर नहीं देंगे तो आप फिर गलत जा जाएंगे, ये ब्लैकमेल करना होगा। आपको ब्लैकमेल करना ये होगा कि फलां फैसले के अंदर आप ये बात कर दें तो फिर ऐसे हो जाएगा। आपसे सिर्फ ये बात की जा रही है कि मुल्क के अंदर 4-5 हफ्ते बाद इलेक्शन है, पूरे सिस्टम की बुनियाद डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर नए लोगों का इंतखाब होने जा रहा है, इलेक्शन के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि कम से कम इलेक्शन के प्रोसेस को जो स्मूथ तरीके से चलने के हवाले से जो आप अपना आईनी किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। आप आगे से कहानियां सुना रहे हैं कि जी ये तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। आप बच्चे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से फौज ने और आईएसआई ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है, किसी प्रोसेस को आगे नहीं चलने दे रहे। आपसे स्पेसिफिक बात की जा रही है, आप जनरलाइज बात करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हद होती है काजी साहब? इस हद तक बात, आपको खत क्यों लिखा है इमरान खान ने? पहली बात है ये फिक्रा ही गलत है और यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको खत लिखा है। आपको किसी ने खत नहीं लिखा, क्योंकि आप अनाप्रस्त शख्स हैं, आप एक शख्स हैं, आप शख्स बन के सोचते हैं, शख्स बन के रिस्पॉन्स करते हैं, शख्स बन के बातों सुनते हैं और बातों का जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं। इमरान खान ने आपको या पीटीआई ने आपको खत नहीं लिखा, उन्होंने खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, आपको एहसास होता कि शख्सियत से ऊपर होता है ओहदा। आपको जब ओहदे पे फायज होते हैं तो आपको शख्सी तौर पे नहीं सोचना होता कि जी कल को ये हुआ था, परसों ने मैनू है क्या सी, ये हुआ था, वो हुआ था, ये बातें आप नहीं सोचते होते। आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि किस तरीके से जमहूरियत का कत्लेआम किया जा रहा है। और इससे पहले भी जब कभी गलत चीज़ें हुई थी तो जो सच बोलने वाले लोग थे उन्होंने तब भी उसको गलत कहा था, लेकिन आज तो क़यामत आ गई। किस हद तक जो है वो गिर गए लोग अपने जिद बूझ और अना में। ये भारत काजी साहब ने जो भी जवाब दिया वो आपके सामने रखा। आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए।